अखिलेश जी, अब मेरे सारे काम हो गए। अरे मगर पंडित जी, विवान के मुहूर्त और तिथि के बारे में हमें बताइए तो सही। विवान और सिमरन की कुंडली मिलाकर अभी आपको समय बताता हूँ। अखिलेश जी, 28 अक्टूबर शुभ मुहूर्त निकला है। वाह क्या बात। मैं तो यही चाहता था कि आसपास ही कोई तारीख निकले और काम संपन्न हो जाए। दोनों के फेरों का शुभ समय अभी बताता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डैड एक्सक्यूज मी प्लीज, एक मिनट, मेरा बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है। मैं अभी आया डैड, प्लीज। बेटा तुम्हारे ही तो। डैड एक मिनट प्लीज डैड, मैं अभी आया। भाई साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची आपके घर जा रही है, बहुत सुखी रहेगी। अरे भाई साहब, दोनों बच्चे साथ साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। बस ये दोनों सुखी रहें और हमें क्या चाहिए। ये विवान कहाँ चला गया? हेलो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, यहीं पर हूँ। क्या मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पे नहीं आना? तुम्हारी जरूरत कैसे यहाँ पे आने की? अब तुम बाहर आते हो या मैं अंदर आऊँ? तुम वहीं पे रुको, समझी? मैं अभी आया वहां पे। क्या हुआ? क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे मत आना। अगर मेरे डैड ने हम दोनों को यहाँ पे देख लिया ना तो मार देंगे हम दोनों को, समझी तुम? चिल्लाओ मत, वरना अभी अंदर जाकर सबको बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। देखो प्लीज प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। पर विवान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इस तरह की बातें करने का ये सही वक्त नहीं है। तो फिर कब मिलेगा वक्त? जब तुम किसी और से शादी कर लोगे? देखो ऐसी कोई बात नहीं, मैं मिलूंगा, तुमसे जरूर मिलूंगा। शादी के बाद नहीं, शादी से पहले जरूर मिलूंगा। लेकिन अभी प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। एक्सक्यूज मी, मुझे ये ज्वेलरी बेचनी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से देखो और बताओ कितना दोगे। मैडम बुरा मत मानना, ये माल चोरी का तो नहीं ना? क्या तुम्हें मैं चोर लगती हूँ? नहीं नहीं मैडम, पूछना पड़ता है। अरे वाह, इतनी सारी ज्वेलरी और बनावट भी पुराने जमाने की मालूम होती है। ये बताओ पैसे कितने दोगे? मैडम माल परखने के बाद ही बता पाएंगे ना। कितना वक्त लगेगा चेक करने में? कम से कम 4-5 घंटे तो लगेंगे ही। आप एक काम कीजिए, आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी तो? मैडम भीमलाल का मार्केट में नाम है, लोग मिसालें देते हैं हमारी। ठीक है, आप मुझे ज्वेलरी की रिसिप्ट बनाकर दे दीजिए। ठीक है, अपना नाम बताइए। वंदना। टेलीफोन नंबर? 100966892 ये लीजिए, और जैसे ही चेक हो जाएगा हम आपको फोन कर देंगे। ठीक है? ठीक है। मनोहर। सर जी। ये सारे गहने चेक कर लो, अगर असली हो तो कमीशन काट के इसकी कीमत भी बता देना। जी जी, और जल्दी करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। काफी भारी गाने लग रहे हैं। ये देख, एकदम असली माल लग रहा है। डिजाइन भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की है बनाने वाले ने। पुराने जमाने की लग रही है, आजकल ऐसे डिजाइन बनते कहाँ हैं।
चेन भी अजीब तरीके से गायब है, बीच में से टूटा हुआ है। सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ मनोहर? सेठ जी, अरे क्या हुआ मनोहर, क्यों चला रहा है? सेठ जी ये देखिए, इस हाथ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ। ये तो खून है। सर आपने सुना है कि कोई इतने महंगे गहने छोड़ के भूल जाएगा? तब से वो औरत कहाँ गई कुछ पता नहीं सर। उस औरत ने अपना नाम और पता तो आपके पास लिखवाया होगा ना? हाँ सर, नाम उसने अपना वंदना बताया था। मैंने उसका फोन नंबर भी लिख लिया है। ये अच्छा किया। विवेक, उस औरत को फोन लगाओ जरा। सर कोई फायदा नहीं है, वो अपना फोन बंद करके बैठी है। इन गहनों पे खून देखने के बाद मैंने उसे इसके बारे में पूछना तो उसने फोन काट दिया। तब से वो फोन बंद है सर। सर, इनमें से किसी भी गहने पे हॉलमार्क नहीं है। से गहने दुल्हन के हैं। शादी के दिन लड़कियां ऐसी गहने पहनती हैं। मतलब किसी दुल्हन का खून हुआ है और उसके गहने लूटने के बाद वो औरत इनके पास बेचने के लिए आई थी। अच्छा, आज से पहले आपने कभी उस औरत को देखा है? नहीं सर, पहली बार देखा था उसे। सर ये रहा इनकी दुकान का सीसीटीवी कैमरा फुटेज। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो भी इनकी दुकान में आया गया है इसमें है सर। वेरी गुड। इसे लगाओ कंप्यूटर में, देखे तो सही है कौन ये वंदना। सर यही तो लड़की है वो। ये वंदना है। डरी हुई लग रही है सर, और कपड़े तो एग्जीक्यूटिव वाले पहने हुए हैं। फिर जूते कैसे हैं? तो जूम करो जूतों पे। कपड़े फॉर्मल पहने हुए हैं और जूते स्पोर्ट्स वाले। ये कौन सा फैशन है? दिखने में ठीक ठाक घर की दिख रही है और आई थी गहने बेचने। एक काम करो, इन गहनों को सारों के साहब के पास भेज दो फोरेंसिक में। सर ये खानदानी गहने हैं, किसी ने हाल ही में पॉलिश कराए थे। हाल ही में पॉलिश कराया? जी सर। ये अच्छा है। शहर में जितने भी ज्वेलर्स हैं उन्हें इन गहनों की फोटो दिखाओ, पता करो किसने पॉलिश किया है। फोन करके ज्वेलरी तो लूटी लूटी, उसके बाद फौरन ये ज्वेलरी बेचने की कोशिश की। हाँ दया, बस गोली मारकर खून किया गया। गोली मार के खून किया गया? ये कैसे पता चला? ये नेकलेस देख रही हो? ये टूटा हुआ नेकलेस, इसे यहाँ पर गोली लगी है। इस जगह पर गन पाउडर भी लगा हुआ है, मतलब नाइट्रेट्स। डॉक्टर साहब, इस नेकलेस पे खून भी तो लगा हुआ था, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, वो खून एक लड़की का है और उसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच की है। उसकी डीएनए रिपोर्ट भी आ गई हमारे पास। सर जिस लड़की का खून हुआ है उसने गहने लूटे हैं या पहने हुए थे? भाई ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये खून उस लड़की का है जिसने गहने लूटे थे या उस लड़की का है जिसने गहने पहने थे। फिर से कंफ्यूजन। लेकिन एक बात बता सकता हूँ बस। सीधी सीधी बात बताना डॉक्टर साहब। सीधी बात ये है, ये खून 10 से 12 घंटे पहले का है। और 4-5 घंटे पहले ये वंदना ज्वेलरी बेचने गई थी। सर तो ये काम वंदना का है। और सर डीएनए रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात ये पता चली हमें कि जिसका भी खून है उसमें बीमारी का एक लक्षण है। कैसी बीमारी? सिकल सेल एनीमिया। लक्षण है तो बीमारी भी जरूर होगी। जरूरी नहीं, कई बार लक्षण होते हैं, बीमारी नहीं होती। डॉक्टर साहब, ऐसे तो बहुत लोग होंगे। सर लेकिन सर यही सज्जन है, इन्होंने पिछले हफ्ते ये ज्वेलरी पॉलिश किया था। जरा ये ज्वेलरी देखिए। जी। क्या ये वही ज्वेलरी? हाँ सर, ये वही ज्वेलरी है जो मैंने पॉलिश की थी। मालिक कौन है? नाम मालूम है उसका? माय गॉड, दरवाजा तो पहले से खुला है। वंदना, उसकी गाड़ी तो पार्किंग लॉट में खड़ी, दरवाजा खुला छोड़ के ये वंदना कहाँ चली गई? खून ही है सर, जल्दी जल्दी में दरवाजा खुला छोड़ के भाग गई होगी। सारा का सारा घर तहस नहस है। आखिर यह हुआ क्या होगा? सर घर की हालत देख के लगता है कि लूटपाट हुई है। खूनी के घर पे लूटपाट? एक काम करो, देखो अंदर भी यही हाल है क्या? माय गॉड। काजल,
हॉल को छोड़ के पूरा घर ठीक ठाक है। इसका मतलब ये खून लूट की वजह से नहीं हुआ है। नए डब्बे में ये पुरानी सैंडल, ये देखो इस पे मिट्टी लगी हुई। इसका मतलब ये सैंडल पहन के किसी ऐसी जगह पे गई थी जहां मिट्टी लगी हुई थी। मगर सर, ज्वेलरी शॉप में तो इसने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे जो अभी भी इसके पैरों में है। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में भी देखा है। जो कुछ भी हो काजल, लेकिन ये सैंडल तो बाहर से ही आई है। ये औरत हो सकता है हड़बड़ी में आई हो और जल्दी जल्दी में इसने ये बैग और ये यहाँ रख दिया हो। तो इस हैंडबैग में से ये डेबिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड मिला है। सर, ये किसी कंपनी का विजिटिंग कार्ड लग रहा है। हो सकता है ये लड़की यहाँ पे काम करती है। एक काम करो, पता लगाओ कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। सिमरन, ये डिजाइन अच्छा है ना? तुम्हें पसंद है? हाँ, तो मुझे भी पसंद है। अरे ये क्या बात हुई सिमरन? मैं तो यही चाहता हूँ कि आज के बाद हमारा जो भी काम हो वो हम दोनों की पसंद से होना चाहिए। अरे भाई, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं सिमरन को कुछ शॉपिंग करा लाऊं? हाँ जरूर, जाओ बेटा, तुम इनके साथ जाओ और शॉपिंग करके आओ। सज्जन जी, आप यहाँ कैसे? सेठ जी, ये सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? और यहाँ? क्या हुआ सर? ये ज्वेलरी देखिए। आप लोग इस ज्वेलरी को पहचानते हैं? क्यों नहीं पहचानेंगे? ये हमारे खानदानी गहने हैं। डैडी ने इसे सज्जन जी के यहाँ पर पॉलिश करवाने दिए थे। ओह, तो आप सिमरन हैं? हाँ। मगर ये गहने आप लोगों को कहाँ मिले? ये तो चोरी हो गए थे। चोरी हो गए थे? कब? 2 दिन पहले, जिस दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई थी, मगर कुछ हुआ नहीं। इन गहनों की वजह से 2 खून हो गए। खून? 2 खून? ध्यान से देखो इस लड़की को। ये लड़की इन गहनों को लेके ज्वेलरी शॉप में गई थी बेचने के लिए, मगर इसका किसी ने खून कर दिया है। जिस लड़की ने गहने पहने थे उसका भी किसी ने खून कर दिया है। किसने पहने हुए थे ये गहने? हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरी लड़की कौन है जिसका खून गहनों पे लगा हुआ था। पहले ये बताइए कि इस लड़की को जानते हैं आप लोग? जी नहीं, मैंने तो कभी पहले नहीं देखा इसे। मैं भी नहीं जानता इसे। अगर आप में से कोई भी इस लड़की को नहीं जानता तो फिर ये गहने इस लड़की के पास कहां से आए? इसने चोरी तो नहीं की होगी? बाहर का कोई आदमी घर के अंदर कैसे घुस सकता है? हा? सर, मुझे तो लगता है ये किसी घर के ही आदमी का काम है या फिर किसी रिश्तेदार का, जो आसानी से घर के अंदर आता जाता होगा। अच्छा, आप में से किसी को किसी पे शक है? नहीं। जी नहीं। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को कोई जानकारी मिली तो हमें इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? वंदना ने इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया था, तो फिर ये चोरी के गहने उसके पास आए कैसे? हाँ सर, अगर कोई चोर या लुटेरी होती तो मान भी लेते कि गहने उसने चुराए। 23 अक्टूबर की रात को वंदना कहां पे थी ये पता लगाना चाहिए। उसके फोन कॉल की लिस्ट से पता चल सकता है कि उसने किस किस को उस रात फोन किया था और किस किस का कॉल उसे आया था। ये ढूंढो।
सर 23 अक्टूबर की रात को लगभग 9 बजे के आसपास इस नंबर से 6 बार फोन किया गया वंदना को सर। पता किया किसका नंबर है? हाँ सर, कोई मेरिसा नाम की लड़की है, पनवेल में रहती है। मेरिसा? तो फिर देर किस बात की? पूछो इस मेरिसा से क्या हुआ था उस रात को। दया, बॉस, पूरा का पूरा केस ये जो जूते हैं ना, इन जूतों में उलझा हुआ है। ये खून जूते से हुआ है क्या? ये जूते तुम्हें खूनी तक पहुंचाएंगे। देखते वो कौन सा रास्ता है जो हमें खूनी के घर तक ले जाता है। देखो, ये जो मिट्टी तुम देख रहे हो ना, ये मुझे इन सैंडल्स में से मिली, और ये जो मिट्टी है ये मुझे इन जूतों में, इनमें, और ये दोनों मिट्टी है तो एक ही जगह। इसका मतलब ये सैंडल भी इन्हीं का है? बिल्कुल, लेकिन इस मिट्टी में मुझे एक खास किस्म की मिट्टी और मिली। वो जैसे खेतों में डालते हैं खाद मिला करके, वो मिट्टी इस मिट्टी में मिली हुई। सर मतलब वंदना ये जूते पहनकर खेतों में गई थी? हो सकता है, बिल्कुल। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये खाद वाली मिट्टी मुझे सिर्फ इन जूतों में मिली है, इन सैंडल में ये मिट्टी नहीं। सर इसका मतलब वंदना ये सैंडल्स उतार कर जूते पहनकर खेत में गई होगी, जहाँ पर उसके जूतों में ये खाद वाली मिट्टी लग गई। हो सकता है। हाँ, मगर ये वंदना खेत में करने क्या गई होगी? सर हो सकता है उसने खेत में कुछ देख लिया। या तो कुछ देख लिया या फिर इसने खुद कोई गुनाह किया होगा, और उसके बाद ये जूते पहनकर ये ज्वेलरी शॉप में गई गहने बेचने के लिए। मगर जैसे ही वो घर पहुंची तो उस ज्वेलर ने वंदना को फोन करके उस खून के बारे में बताया जो नेकलेस पे लगा हुआ है। और जैसे ही वंदना ने खूनी को बताया कि नेकलेस के ऊपर खून मिला है, वो डर गया। उसके बाद वो वंदना के घर गया और उसका खून कर दिया। और सर सिर्फ ऐसे नहीं, बड़ी सोच समझ के खून किया गया इसका। सबसे पहले उसने इसकी रीढ़ की हड्डी पे वार किया, ये देखिए फोटोग्राफ्स, जिसकी वजह से अपाइच हो गई। और उसके बाद बड़े आराम से खून किया गया इसका। एक बार ये खूनी मेरे हाथ लग जाए। वंदना की दोस्त मरीसा, उससे जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। फटाफट इस मॉडल को फोन करके बुलाओ, मुझे देखना है ये ड्रेस उसके ऊपर कैसी लगेगी। ओके? मिस मैरिसा जी? ये 017985430 ये आपका ही नंबर है? लेकिन आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से वंदना के खून के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। क्या वंदना का खून हो गया? जी हाँ। हमें 2 दिन पहले तो मेरी उससे बात हुई थी। 2 दिन पहले उसका खून हुआ है, और उस वक्त आपने उसे 6 बार फोन किया, और वो भी 1.5 घंटे के अंदर। हाँ किया तो। और जब ये फोन आपने किए, वंदना उस वक्त पनवेल में थी। अब ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप कहाँ थी उस वक्त? मैं अपने फार्म हाउस वाले बंगले में थी जो पनवेल में है। उस दिन मेरा बर्थडे था और मैंने उसको बुलाया था पार्टी के लिए, लेकिन वो वहाँ पहुंची ही नहीं। लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन तो बता रही थी कि वो पनवेल में। सर वो पंचशील रोड पे थी जो पनवेल में है। वो लेट हो रही थी इसलिए मैं बार बार उसको फोन कर रही थी। फिर पहले तो वो बोली कि यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। आगे से रहती है? सर वो अपनी कार से आ रही थी। उस दिन उसे एक लड़की बारिश में भीगती हुई मिली। वो उसको लिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन उस लड़की ने लिफ्ट लेने से मना कर दिया। सर ये सारी बातें उसने फोन पे बताई तुम्हें? जी सर। इसके अलावा कुछ बताया कि उसका नाम क्या था या दिखने में कैसी थी? उसने नाम तो नहीं बताया। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसे खुद फोन किया। सर फिर क्या बोली वो? बोली कि यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम है, वो घर वापस जा रही है। सर उस रोड पे तो ट्रैफिक होता ही नहीं है, फिर वो किस ट्रैफिक जाम में अटक गई थी? सर मुझे भी लगा कि वो पता नहीं क्यों आना ही नहीं चाहती है। फिर मैंने ज्यादा जोर भी नहीं दिया उसको। वो पार्टी में जाने वाली थी, मगर उसने पहन रखे थे स्पोर्ट्स वाले जूते। वो किसी ज्वेलरी शॉप में चली गई सोने के गहने बेचने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्पोर्ट्स शूज तो हमेशा उसकी कार में रहते थे जिम वगैरह जाने के लिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वंदना ने उसी लड़की से ज्वेलरी छीनी होगी जो उसे पंचशील रोड पर मिली थी? हो सकता है काजल। एक काम करते हैं, इस पंचशील रोड पे चलते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ पता चलेगा।
सर यही वो जगह है सर। वंदना यहीं पे थी जब मरीसा ने उसे फोन किया सर। ये तो काफी सुनसान जगह है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होना तो बहुत मुश्किल है। ये वंदना झूठ बोल रही थी मरीसा से। इतनी सुनसान जगह में ये चाय वाला चाय किसके लिए बना रहा होगा? सर शायद इसे कुछ मालूम होगा। किसी से पूछ लेते हैं। ऐसे फोटो दिखाओ वंदना की और कार की। भाई साहब सुनो, आप देर रात तक यहाँ रहते हो या जल्दी चले जाते हो? मैं 10-11 बजे तक चला जाता हूँ। ठीक है, जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये कार और ये लड़की 23 अक्टूबर की रात को 9 बजे के आसपास यहाँ पे देखा क्या? बहुत ही सोच समझ के याद करके बताना। आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। मामला थोड़ा टेढ़ा है लेकिन तुम डरो मत, ध्यान से सोच के बताओ। देखा था इस लड़की को? सर कार तो यही थी, पर कार के अंदर यही लड़की थी ये नहीं कह सकता। अच्छा, कार कोई लड़की चला रही थी या कोई और? तो कार तो लड़की ही चला रही थी, लेकिन यही लड़की है ये नहीं कह सकता। और उसने यहाँ से 2 बार यूटर्न भी मारा था, शायद वो रास्ता भूल गई थी, इसलिए गलती से इधर 2 बार आ गई। गलती से 2 बार कैसे आ सकती है? वही तो डॉक्टर सालुंखे के हिसाब से वंदना किसी खेत में गई थी। उसके जूतों पे खाद वाली मिट्टी लगी हुई थी। यहाँ आसपास में कहीं खेत होने चाहिए सर। चलो देखते हैं। सर ये रहा पनवेल का माइलस्टोन। वो लड़की यहीं कहीं खड़ी होगी, इसी रोड पर। इसका मतलब वो लड़की सर किसी का इंतजार कर रही थी यहाँ पे खड़ी होकर, तभी तो उसने लिफ्ट के लिए मना कर दिया जब वंदना ने लिफ्ट ऑफर की। वो सामने खेत है ना, हो सकता है वंदना के जूतों पे मिट्टी किसी खेत से आई है। चल के देखते हैं जरा। एक मिनट, ये जूते का निशान देखा? ऐसा लगता है जैसे वंदना के जूते के निशान है। सर वंदना के साथ कोई और भी था, ये देखिए सर। ये दूसरा कौन है जो इसके साथ यहाँ पर आ गया? निशान जा कहाँ रहे हैं? एक मिनट, ये क्या है? फावड़ा? इस पे तो खून लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ खोद के गाड़ा गया है। चेक करो। हाँ सचिन, ये देखिए सर। हाँ मिट्टी बिल्कुल ताजी है। एक काम करो, खोदने का सामान लाओ, खोदो इसे। एक मिनट।
इसने तो दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं। मतलब दुल्हन का खून हुआ है। इसके शरीर पे कोई गहने भी नहीं है। सर कहीं ये दहेज वहेज का चक्कर तो नहीं? ऐसा लगता नहीं है। ये खून लूटने की वजह से हुआ है। वंदना ने इसके गहने लूटे और सीधे भागी इस ज्वेलर के पास बेचने के लिए। सर ये देखिए, गोली का घाव। तभी उस हार पे गोली लगी हुई थी। गोली जेम्स स्टोन को तोड़ के आर पार चली गई थी। तो इसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, जिससे कोई पहचान ही ना सके इसे। सर लेकिन इसके चेहरे की हड्डियां तो सही सलामत है। फिर तो सालों के साथ ट्राई कर सकते हैं इसका चेहरा बनाने की। पता चल सकता है ये लड़की कैसी दिखती थी। जरा पलटो इसे। ये देखिए सर, गन पड़ी है। फायर हुआ है इससे। ये सबसे बड़ी बात है, मर्डर वेपन का मिलना। इस पे नंबर भी है। एक काम करो, पता करो ये गन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जरा इसके माथे की चौड़ाई बताना। सर माथे की चौड़ाई 2 इंच। 2 इंच। दया अच्छा हुआ बॉस, इसके चेहरे की कोई हड्डी नहीं टूटी। अगर हड्डी टूट जाती तो चेहरा बनाना बड़ा मुश्किल होता। खूनी ने इस लड़की की शक्ल खराब की है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। शायद जल्दी जल्दी में उसे मौका नहीं मिला होगा कुछ और करने का। सर? हाँ तारेगा। सर इस डीएनए रिपोर्ट से ये पता चला है कि उस नेकलेस पे जो खून लगा हुआ था वो इसी लड़की का है। सिकल सेल एनीमिया भी है इसके खून में? जी। सर ये लड़की उस सुनसान रास्ते में क्या कर रही होगी? ये लड़की उस सुनसान रास्ते पे शायद किसी का इंतजार कर रही होगी। शायद इसे कोई मिलने को आने वाला होगा। और तब ये वंदना वहां पे पहुंची और इसने उसके सारे गहने लूट लिए। सर पर इन दोनों को मारा किसने होगा? निखिल सीआईडी में काम करते हो ना? हाँ अरे तो यार फिर अपने दिमाग पर जोर डालो, सोचो कुछ। ऐसे हवा में जवाब नहीं मिल जाते यार। दया। हाँ सर। इधर आओ, चेहरा बन गया। ये देखो बॉस, ऐसी दिखती है ये लड़की। सर ये फोटोग्राफ हम न्यूज चैनल पे दे दें? नहीं पूर्वी, न्यूज चैनल या अखबार में फोटो देने से खूनी होशियार हो जाएगा। हमें कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। सर वो लोग जिनके गहने चोरी हुए थे वो विमान और सिमरन के परिवार वाले, हो सकता है उन्होंने देखा उस लड़की को, उनसे चल के पूछ लेते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुंह खोलेंगे। खून का मामला है, सीआईडी के झमेले में कोई पड़ना नहीं चाहता। फिर क्या करें सर? ये लड़की पनवेल में पंचशील रोड पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी। मतलब ये लड़की वहीं कहीं आसपास रहती होगी। शादी का जोड़ा पहना था तो इसकी शादी थी उस दिन। एक काम करते हैं, वहां आसपास जितने भी वेडिंग हॉल हैं उनमें जाके पता करते हैं कि उस रात को किस किस ने शादी के लिए हॉल बुक करवाया था। और हाँ, साथ में वहां पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में इस लड़की की फोटोग्राफ दिखा के पता करते हैं कि इस लड़की ने कहां से सिकल सेल एनीमिया का इलाज या टेस्ट करवाया था। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का इलाज भी होता है और रिसर्च भी। सर अगर उसने अपना यहाँ पर टेस्ट करवाया तो अच्छा है सर, वरना हम लोग फंस जाएंगे। ये आखिरी हॉस्पिटल। देखते हैं, कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक्सक्यूज मी। यस सर। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। मैंने आपको फोन किया था उस सिकल सेल एनीमिया के बारे में ना? जी हाँ जी हाँ। सर डीन से पूछकर ये लिस्ट मैंने तैयार कर दी है और ये है सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की फाइल। थैंक यू। अरे सिर्फ 2 ही मरीज हैं? यस सर। आई सी। इनकी फोटो वगैरह भी नहीं है? ये दोनों कभी कभी आती थी चेकअप कराने, इसलिए फोटो की जरूरत पड़ी नहीं। वैसे दोनों औरतें ही हैं। उन दोनों औरतों में से
एक ये भी थी। ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है सर, मैंने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, ये कौन से डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे? डॉक्टर सोहन। मिल सकते हैं हम लोग? जी सर। डॉक्टर सोहन, आपसे सीआईडी वाले मिलना चाहते हैं। जी कहिए। डॉक्टर सोहन। जी सर। पूर्वी जरा ने फोटो दिखा। आप इस लड़की को पहचानते हैं? ईशा सर, ये तो ईशा है। ईशा? क्यों, क्या हुआ सर? एक्चुअली ईशा का खून हो गया है। क्या खून? जी हाँ। अच्छा आप एक बात बताइए कि ईशा का नाम इस पेशेंट्स की लिस्ट में क्यों नहीं? सर वो यहाँ पर डॉक्टर थी। डॉक्टर थी? हाँ सर, वो यहाँ पर विजिटिंग डॉक्टर थी। इन्हें सिकल सेल एनीमिया था। वैसे बहुत खुश मिजाज थी। जल्दी उनकी शादी भी होने वाली थी। तो आप गए थे शादी में? जी नहीं सर, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था। इनके घर में कोई है जिनसे हम लोग मिल सकें? उनका कोई भी नहीं था, उनके माँ बाप भी नहीं थे, इसलिए वो कुछ परेशान भी थी। क्या परेशानी थी? ईशा जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता था। मना करता था शादी करने के लिए, मगर एक दिन ईशा ने मुझे आकर बताया कि वो लड़का तैयार हो गया शादी करने के लिए। आपने देखा उस लड़के को जिससे ईशा की शादी होने वाली थी? हाँ सर, देखा है। पहचान लेंगे आप? हाँ सर, देखूंगा तो पहचान लूंगा। चलो ठीक से। और मैं अब क्या हुआ सर? उस दूसरी लड़की के बारे में कुछ पता चला? हाँ पता चल गया। हाँ वो भी आपकी बेटी की तरह दुल्हन थी। आप लोग उसे जानते हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, मगर हमें ये मालूम पड़ा है कि जिस हथियार से उसे मारा गया है वो इसी घर से गया है। हथियार हमारे घर से गया था? जी हाँ, खून आपके परिवार में से किसी ने किया है। जिस गन से उस लड़की का खून किया गया है वो अखिलेश के नाम पे है। मेरा? ये है वो गन। इसी गन से उस लड़की को मारा गया है, ईशा को। हाँ? इस गन को तो पहचानते हैं ना मिस्टर अखिलेश? जी देखिए सर, हम किसी ईशा विशा को नहीं जानते और हम ये भी नहीं जानते कि ये गन वहां तक कैसे पहुंचे। इनफैक्ट 20 अक्टूबर को सर ये गन हमारे घर से चोरी हो गई थी। अच्छा, उस दिन जब हम आए थे तो गहने चोरी होने का बहाना और अब गन चोरी होने का बहाना। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? देखिए उस दिन खून की बात सुन के हम कुछ डर गए थे, इसलिए आपसे नहीं कह सके, लेकिन एफआईआर लिखवाई थी हमने गन चोरी होने की। आप पता कर सकते हैं। यह भी तो हो सकता है मिस्टर अखिलेश कि आपने खुद खून किया और उसके बाद ये गन आपने वहां पे छुपा दी और फिर आके एफआईआर लिखवा दी कि गन चोरी हो गई। ये झूठ है सर। मैं उस दिन WT होटल गया था रिसेप्शन की बुकिंग करवाने के लिए। आप चाहें तो होटल वालों से पूछ सकते हैं। वो तो हम पता कर ही लेंगे। ये है वो लड़की जिसका खून हुआ है। ईशा नाम है इसका। इस लड़की के खून के बारे में किसी को कुछ मालूम है तो भला इसी में है कि अभी बता दो। देखिए सर, हम किसी ईशा को नहीं जानते सर। मनलोक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी ये। सोच लो, थोड़ा और वक्त देता हूं मैं। वैसे सच्चाई के बारे में तो हम पता लगा ही लेंगे। नहीं सर, हम नहीं जानते। रेडी? बुलाओ इन्हें, आईना दिखाओ। आइए डॉक्टर सोहन, जरा देख के बताइए इनमें से कौन है वो जिसकी शादी होने वाली थी ईशा से? ये है सर, मैंने नहीं देखा था ईशा के साथ। अच्छा, कौन ईशा, कैसी ईशा? तुम तो किसी ईशा को जानते ही नहीं थे ना? क्यों? ये बात सच है सर कि मैं उससे बहुत प्यार करता था सर। उससे मेरी शादी भी होने वाली थी सर, लेकिन मेरे पापा को वो पसंद नहीं थी सर। लेकिन मैं सच कहता हूँ सर कि मैंने उसका खून नहीं किया सर। मैंने उसका खून नहीं किया सर। तो हो सकता है ये खून तुम्हारे पापा ने करवाया। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? मैं मानता हूँ कि ईशा मुझे पसंद नहीं थी,
मगर भला मैं उसका खून क्यों करवाऊंगा? आखिरी बार कब देखा था उसे? सर शगुन की रात को वो मुझसे मिलने के लिए आई थी सर, यहीं पर बाहर। लेकिन सर मैंने उसे समझा कर वापस भेज दी। मैं सच कह रहा हूँ सर कि मैंने उसका खून नहीं किया सर। तो फिर किससे होने वाली थी उसकी शादी? शादी के जोड़े में खून हुआ उसका, और सुनसान सड़क पे वो किसी का इंतजार भी कर रही थी। चोरी के गहने उनके हैं, जिस गन से खून हुआ वो गन उनकी है, तो खून भी उनमें से ही किसी ने किया होगा ना। हाँ सर, लेकिन अखिलेश और विवान को तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ना सर, क्योंकि वो दोनों तो होटल में शादी की बुकिंग करने गए थे जिस वक्त खून हुआ। सर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हमारे पास। एक सबूत है खूनी तक पहुंचने के लिए। क्या सबूत है सर? ईशा की लाश। लेकिन सर ईशा की लाश से ये कैसे पता चलेगा कि खूनी कौन है? सचिन, जब हमें ईशा की लाश मिली थी तो उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे, और डॉक्टर सोहन ने भी बताया कि ईशा ने अपनी शादी में किसी को भी नहीं बुलाया था। हाँ सर, सीधे साधे तरीके से शादी करने वाली थी। हाँ, 23 अक्टूबर की रात को दुल्हन के कपड़े पहने हुए ईशा शादी करने के लिए बाहर निकली होगी, तो वहीं आसपास के किसी मंदिर में शादी करने का इरादा होगा उसका। हाँ सर, बिना तामझाम के तो शादी मंदिर में हो सकती है। पनवेल में जितने भी मंदिर हैं वहां ईशा की फोटो दिखाओ, पता करो पंचशील रोड पे किसका इंतजार कर रही थी वो। सर ईशा पढ़ी लिखी थी, एक डॉक्टर थी। अगर वो मंदिर में शादी करने वाली थी तो उसने कोर्ट में भी शादी रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन दी होगी। जरूर दी होगी, पता करो कोर्ट में भी। अब आप आहुति के लिए तैयार हो जाइए। मैं मंत्र बोलूंगा, एक एक आहुति डालिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। माफ करना, अब ये शादी नहीं होगी। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बेटी की शादी क्यों रोक रहे हैं? पहले घर से गहने चोरी हुए, और फिर गन चोरी हो गए, और फिर तुम विवान, तुमने शादी करने से मना कर दिया, और फिर अचानक 72 घंटे बाद तुम ईशा से शादी करने के लिए राजी हो गए। सर ये आपसे किसने कह दिया कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ? एक बार मैंने उससे शादी के लिए मना कर दी, फिर तो सर मैं उससे मिला तक नहीं। फिर वो पनवेल वाले सुनसान रास्ते पे तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही थी? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। हमें मालूम है, तुम्हारे मना करने के बाद किसी ने ईशा से यह कह दिया कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो और शादी की तैयारी करें। तो बेचारी ईशा इतना खुश हो गई, उसके बाद वो जाके पनवेल के मंदिर में 23 अक्टूबर के लिए शादी की बुकिंग भी करा दी उसने, और उसने कोर्ट में शादी के लिए नोटिस भी दे दिया। इतना सब कुछ हो गया, मुझे वाकई में कुछ पता नहीं सर। और मंदिर के पंडित ने हमें बताया कि ईशा के साथ वहाँ कोई और भी था। कौन था सर वो? वही खूनी है, और इस शादी के एप्लीकेशन में गवाह के तौर पे उसी का नाम है। जरा आप खुद देख लीजिए। ये नहीं हो सकता सर। क्या लिखा है इसमें? नहीं, ये झूठ है। सिमरन, तुम? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की जिंदगी छीन के शादी रचाने का?
सिमरन! क्या कर रही हो तुम ये? हाँ, मैंने ही खून किए। जो भी मुझे विवान से शादी करने से रोकेगा ना, मैं उसका यही हाल करूंगी, सबको मारूंगी मैं। बेवकूफी मत करो, छोड़ दो पूर्वी को। नहीं छोड़ूंगी मैं। पागल हो गई तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। देखो, देखो मुझे जाने दो, वरना मैं खुद को मार दूंगी। खुद को मार दूंगी मैं। इस गन में गोली नहीं है, मेरे हाथ की गोली खा। सब लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा होने वाला पति। इन्हें नहीं बताओगी कि क्यों खून किया है तुमने? कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है वो एक खूनी होगी। खूनी। विवान, मैं तुम्हें जी जान से प्यार करती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो इसमें किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी? क्या बिगाड़ा था वंदना ने और ईशा ने तुम्हारा? ईशा और मैं बचपन से ही विवान से शादी करना चाहते थे, लेकिन ईशा से ज्यादा मैं विवान से प्यार करती हूँ। लेकिन विवान ईशा से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अपने पिता से डरता है, इसलिए इनके प्रेशर की वजह से वो तुमसे शादी कर रहा था। हाँ, शगुन भरी रात को मैंने ईशा और विवान को मिलते हुए देखा। दोनों शादी को लेकर बहुत लड़ाई कर रहे थे। और तुम्हें लगा कि कहीं विवान तुम्हें छोड़कर ईशा के पास न चला जाए, है ना? हाँ, झगड़े के बाद विवान ईशा को छोड़कर वहां से चला गया। फिर मैं ईशा को एक कोने में ले गई और उसकी और विवान की शादी कराने का भरोसा दिलाया। और वो शादी वाले गहने उसे दे दिए ताकि उसे पूरा विश्वास हो जाए। और मैंने मंदिर में जाके उसके साथ शादी की बुकिंग कराई। अच्छा। तो 23 अक्टूबर की रात शादी के जोड़े में सज धज के ईशा तुम्हारा इंतजार कर रही थी पनवेल वाले रास्ते पे। लेकिन बेचारी को क्या पता, वो अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। बेचारी सोचती रह गई कि सिमरन विवान को लेकर आएगी। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, मगर पता नहीं कहां से वो वंदना वहां पर आ गई और उसने मुझे ईशा का खून करते हुए देख लिया। तो इसीलिए वो खानदानी गहने तुमने उसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया। वो पागल वो गहने लेके फौरन बेचने के लिए भागी। वो ज्वेलर ने उस पर खून लगा देख लिया। तो तुमने वंदना का भी खून कर दिया। क्या करती है? वाह, क्या प्यार है। अपना प्यार पाने के लिए खून कर दिया तुमने, और उसे छुपाने के लिए एक और खून। दो खून किए तुमने। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। बेटा, तू इतना डरा डरा सा क्यों लग रहा है? मैं डरा नहीं तो। अरे आंटी जी, एक तो बकरा हलाल होने जा रहा है और ऊपर से आप कहती हो कि डरा क्यों है? अरे तू चुप कर, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझसे पूछूंगी। तो करवा दो ना मेरी शादी के लिए तो मैं उतावला हूँ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। अरे बहन जी, वो दीपक नहीं दिखाई दे रहा है। दीपक? अरे हमारे दामाद आ रहे हैं। दीपक बाहर आ, इतना डरा डरा सा क्यों लग रहा है? मैं डरा नहीं बाहर आ।
अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अरे दीपक, क्या हुआ? शादी नहीं करनी तुझे? उठ, चलो चलो आजा कन्या को। तानिया जल्दी कर, कहीं इरादा ना बदल जाए। हार पहना दे। क्या हुआ दीपक, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने शादी करने का इरादा बदल दिया? नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं। दीपक, ध्यान किधर है तुम्हारा? वरमाला पहनाओ, शादी नहीं करनी तुझे? हाँ माँ, शादी करनी है। होता है दीदी, होता है। जब किसी का सपना पूरा होता है ना, तो वो किसी और दुनिया में चला जाता है। एक बार नहीं, खूनी ने बार बार चाकू मारा है इसे। हाँ सर, वार पे वार किया है और उसने दीपक के चीखने चिल्लाने की भी परवाह नहीं की। शादी वाले दिन खून। ये खूनी भीड़ भाड़ में अंदर घुस आया होगा। दीपक के बिना नहीं जीता। संभालो अपने आप। हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे जाइए। एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? सुबह से अजीब सा बर्ताव कर रहा था। अजीब सा बर्ताव? हाँ, उसका ध्यान कहीं और ही था, कहीं खोया खोया सा था, डरा डरा सा। दीपक डरा हुआ था? जी हाँ, मंडप में तान्या को हार पहनाते हुए अचानक वो चीख कर गिर गया और फिर बेहोश हो गया। दीपक, 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 आंखों तो खोल बेटा, क्या हो गया तुझे? आइए आइए डॉक्टर, देखिए दीपक को क्या हुआ। अभी तक बिल्कुल ठीक था ये। देखिए डॉक्टर साहब। डोंट वरी, शादी के स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया है। मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ, हाँ। सुबह तक ये होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक गॉड। आइए डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। प्लीज कम। अचानक ये? नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएगा। चल बेटा, तू भी थोड़ा आराम कर ले। नहीं मॉम, मैं यहाँ दीपक के पास ही रहूंगी। आप लोग बाहर जाइए, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। जी आंटी। ठीक है, चल बेटा, ध्यान रखना। चलो। मतलब तानिया जी, सिर्फ आप यहाँ थी दीपक के साथ, है ना? हाँ, मैं बस 2 मिनट के लिए बाथरूम गई थी ना, मैं वहां जाती
और ना ये सब कुछ होता। और जैसे मैंने यहाँ पर आके देखा तो दीपक का खून हो गया था। 2 मिनट में खून हो गया। यहाँ कमरे में कोई छुपने की जगह भी नहीं है। हो सकता है कि कोई बाहर से आया हो। लेकिन मालूम तो किसी अंदर वाले को ही होगा ना कि दीपक कमरे में अकेला था। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब हमारे रिश्तेदार है। आप ही बताइए। कमरे में कोई बाहर से आया नहीं, कमरे के अंदर छुपने की कोई जगह नहीं है, कमरे के अंदर सिर्फ तानिया जी थी, तो कौन हो सकता है? आप सीआईडी वालों के सीने में दिल होता है कि नहीं? अभी अभी मेरी बेटी के होने वाले पति का खून हुआ है और आप उसी पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हम तो सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था, और शक करना तो हमारा काम ही है। अभी आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए। आइए। 2 मिनट के अंदर खून, ये तानिया गड़बड़ है सचिन, गड़बड़ है। सर लेकिन अगर तानिया दीपक का खून करना चाहती तो फिर शादी करने को क्यों तैयार होती? ये बात तो है, फिर हुआ क्या यहाँ पे? सर कई बार तो मुझे उस इंसान पर गुस्सा आता है जिसने ये चाकू छुरी इन्वेंट की है। आजकल ये सब्जी काटने से ज्यादा इनका इस्तेमाल इंसानों को काटने में किया जा रहा है। नहीं तारिका, इसमें चाकू छुरियों का कोई दोष नहीं है। दोष दरअसल उस दिमाग का है जो इनका गलत इस्तेमाल करता है। अब देखो, हम लोग भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं इन चाकू छुरियों का खूनियों को पकड़वाने में। बिल्कुल ठीक। गलती कभी हथियार की नहीं होती, उस हथियार का गलत इस्तेमाल करने वाले की होती है। बाय द वे, आपको पता चला ये चाकू दीपक के पेट में किसने मारा? वेरी गुड। अब इसी बात की तो कसर बाकी थी। मतलब अब तुम लोग खूनी का नाम पता भी हमसे पूछो। हा? अरे भाई साहब, जहां तक हमें ख्याल है खूनी को ढूंढना आप लोगों का काम है, नहीं? हाँ साहब, लेकिन चाकुओं पे से किसी की उंगलियों के निशान तो मिले होंगे ना आपको? नहीं मिले। कोई तकलीफ है? अरे नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। अब नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें आपका क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं सर। अरे अब खूनी ने चाकू साफ कर दिया तो इसमें डॉक्टर साहब का क्या कसूर? बाय द वे, कुछ और तो पता चला ही होगा डॉक्टर साहब आपको? हाँ चला ना। क्या क्या? इसके पेट में हमें केमिकल मिला है। देखा, ये हुई ना बात। डॉक्टर साहब कुछ नहीं छुपाते, जो पता चलता है फटाफट बता देते हैं। अच्छा, ये केमिकल कौन सा है अभी बताएंगे या बाद में आओ? नहीं नहीं, कभी भी आओ, कोई फायदा नहीं। कुछ पता नहीं चला? पता ही नहीं है ना कि कोई फिनाइल वगैरह? नहीं, कुछ मालूम ही नहीं। अटक गई गाड़ी? हाँ, अटक गई। तारिका जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो जरूर पता होगा, आप बताइए। अरे तारिका, बता दो। तो दरअसल क्या है कि सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बेसब्री में डूबे हुए हैं। जी नहीं सालुंके साहब, हाँ। मैं तो तारिका जी की भक्ति में डूबा हुआ हूँ। भक्ति में? जी हाँ। अब ये कुछ बता दे तो हम यहाँ से खिसक लेंगे। हाँ तो फिर बता दो इन्हें। हाँ तो बता दीजिए। टेस्ट हो चुका है। ये केमिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में मिलता है जो टेंशन कम करने के काम आता है। मतलब ये दीपक काफी परेशान रहता था? बहुत ज्यादा। दवाई बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है इसके खून में से। सर दीपक की शादी होने वाली थी, शायद उसी टेंशन की वजह से ये दवाइयां खाता होगा। क्या बात कर रही हो काजल तुम? तुमसे किसने कह दिया कि शादी करने से टेंशन होती है? क्यों डरा रही हो तारिका जी को? सर मैं तो वो ऐसे ही एक्चुअली काफी दिनों से ये वो दवाई खा रहा था। ओह अच्छा। सालुंके सर, ये दवाई ज्यादा मात्रा में लेने से क्या हो सकता है? बॉस, अगर कोई इंसान दवाई ज्यादा मात्रा में ले लेगा तो वो सबसे बड़ी बात तो हमेशा डरा सा रहने लगेगा। उसकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी और कई केसेस में तो हेलुसिनेशन भी होने लगेगा। हाँ बाय द वे, तुम हेलुसिनेशन क्या होता है जानते हो? हाँ सर, वो आदमी को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। मतलब शादी के दिन दीपक जो डरा हुआ था वो इस केमिकल की वजह से था?
क्या आपको दीपक की बॉडी से दवाई मिली? ऐसा केमिकल जो टेंशन कम करता है, और वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे परिवार में एक रस्म है कि शादी के 2 दिन पहले ही दूल्हा दुल्हन दोनों उपवास रखते हैं और वो उपवास पूरी शादी होने के बाद ही तोड़ते हैं। और दीपक ने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, फिर ये केमिकल उसकी बॉडी में कैसे जा सकता है? हो सकता है उपवास से पहले कुछ खाया हो। आप लोग को तो पता होगा ना? जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता। आपका बेटा दवाई ले रहा था या नहीं, आपको नहीं मालूम? सर, एक्चुअली दीपक हमारा सगा बेटा नहीं था। क्या? हाँ सर। 3 साल पहले वो हमारे सामने वाले घर में रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे और हमारी कोई औलाद नहीं थी। उसमें हमने अपने बेटे की झलक देखी, बस अपना बेटा बना लिया, मगर वो भी छीन लिया। संभालो अपने आप को। प्लीज सर, दीपक के बारे में बार बार पूछकर हमारे जख्मों को और गहरा मत कीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो किसने खून किया कैसे पता चलेगा? आपके बार बार सवाल पूछने से क्या दीपक वापस आ जाएगा? मतलब आप नहीं चाहती कि दीपक का खूनी पकड़ा जाए? व्हाट नॉनसेंस! आप मेरी बेटी पे शक कर रहे हैं? जिस वक्त दीपक का खून हुआ उस वक्त तानिया के अलावा कमरे में और कोई भी नहीं था, राइट? अगर मुझे दीपक का खून करना होता तो मैं उससे शादी नहीं करती। तुम दोनों की लव मैरिज होने वाली थी ना? हाँ, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। साथ काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर तो आप दोनों में काफी गहरा प्यार होगा। कोई शक है आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कमाल की बात है, इतना गहरा प्यार था और आपको ये भी नहीं पता कि दीपक दवाइयां लेता था। नहीं। अच्छा, अब आप दीपक के अतीत के बारे में क्या जानती? दीपक के अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती मैं। क्यों? शादी से पहले आपने जरूरी नहीं समझा कि आप दीपक के बारे में कुछ जान लें? नहीं समझा। आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। आप लोगों को जो समझना है आप लोग समझिए। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोगों को किसी पे शक है? कौन ऐसा कर सकता है? हमें किसी पे शक नहीं है। दीपक किसी बात को लेके परेशान या घबराया हुआ रहता था? जी हाँ, वो पिछले 1 महीने से काफी परेशान था और हमारे घर पे ही सोता था, अपने घर पे नहीं सोता था। पिछले 1 महीने से आप क्या सोता था? क्यों? पता नहीं, वो कह रहा था कि वहां उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन महसूस होता? कमाल की बात है, उसने अचानक यहाँ पे सोना क्यों शुरू कर दिया? सर, मुझे तो लगता है घर में कुछ गड़बड़ है। एक काम करते हैं फ्रेडी, उस घर में ही चल के देखते हैं। काफी अच्छा सजा रखा है घर। लगता है बहुत कमाता था ये दीपक। और इन सब के बावजूद भी वो 1 महीने से यहाँ पे रहा ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब उसे रात को डर लगता होगा। मगर वो तो कह रहा था कि उसे यहाँ पे सूनापन लगता था और तो और अकेलापन काटने को दौड़ता था। ये सब कहने की बातें हैं। आदमी तभी अपना घर छोड़ के भागता है जब उसे डर लगता है। किस बात का डर? वो आप फ्रेडी, ये मत भूलो कि हम खून की तहकीकात करने आए। मैंने कुछ बोला क्या? मैंने अपने मुंह से आत्मा का नाम सॉरी, अब गलती से आत्मा का नाम मुंह से निकल ही गया है तो मैं भी निकलता हूं। फ्रेडी, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हमें इस घर की तलाशी लेनी है और वो भी अच्छी तरह से। हो सकता है कि दीपक के अतीत का राज यहीं किसी कोने में छुपा हो।
ये रखिए। सर दीपक को जिस आदमी ने घर बेचा, शायद वो जानता हो दीपक के अतीत के बारे में। हो सकता है काजल। ये देखिए, ड्रॉवर में दवाइयां भरी पड़ी है। काजल, फ्रेडी, इन दवाइयों में तो वो वाली दवाई भी है जो डॉक्टर सालुंके को दीपक की लाश में से मिली थी। और ये दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जाती। कोई साइकियाट्रिस्ट होगा जिसने दीपक को ये दवाइयां दी होंगी। देखिए इसमें क्या है। ढेर सारे कार्ड। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव। हेलो डॉक्टर राजीव। हेलो। सॉरी, आप लोगों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हम लोग दीपक के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए आए थे। दीपक? ये है दीपक, आपका पेशेंट है ना? जी हाँ। क्या इसने किसी का खून कर दिया है? जी नहीं, बल्कि इसका खून हो गया। ओह नो, आई एम सॉरी। वैसे किस बीमारी का इलाज करवा रहा था ये? इसे हेलुसिनेशंस होते थे। किस तरह के हेलुसिनेशन? वो कहता था कि उसे अपने घर में आत्माएं दिखाई देती हैं। देखा सर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आत्माएं हैं, लेकिन आप लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करते। दरअसल आत्माएं होती ही नहीं है, इंसान का वहम होता है। मतलब इसी आत्मा के डर की वजह से दीपक पिछले 1 महीने से अपने घर पर नहीं सो रहा था। हाँ काजल, यही वजह होगी। अच्छा ये बताइए कि दीपक ने कभी आपसे आत्माओं के बारे में कुछ कहा था? ज्यादा कुछ नहीं बताया। दरअसल आत्माओं के ख्याल से वो इतना डर गया था कि उसके हाथ कांपते थे और उसे पसीना आता था। लेकिन फिर भी कुछ तो बताया होगा कि ये आत्माएं क्या करती थी, कुछ बोलती थी, कुछ तो बताया होगा। अक्सर वो 3 चीजों के बारे में बोलता था। कौन सी 3 चीजें? किसी औरत के बारे में, किसी कार के बारे में और पानी के बारे में। ये क्या चक्कर है? औरत, पानी और कार? कहीं ये किसी औरत की आत्मा तो नहीं है जो कार में बैठ के आती है और पानी में डुबा के मारती है? बस करो फ्रेडी, तुमने एक बार और आत्मा का नाम लिया ना तो तुम्हारा भी इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ, उसने ये भी कहा था कि ये कोई 3-4 साल पहले की बात है। ओह, तो इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही है। दीपक के खून का राज उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। मैंने दीपक की मोबाइल कंपनी में फोन करके पता किया सर, उसने किस किस को फोन किया और कहां से उसको फोन आए हैं सर। सब नंबर देख लिया? हाँ सर, चेक कर लिया, पर ऐसा कोई टेढ़ा नंबर है नहीं सर इसमें। ठीक है। फ्रेडी कहाँ है? सर मत पूछिए, डॉक्टर राजीव ने जैसे ही कहा कि दीपक को उसके घर में आत्माएं दिखाई देती हैं, फ्रेडी की सिट्टी पिट्टी गुम, आधे दिन की छुट्टी लेके भाई साहब घर निकल गए। वाह, अब यही कसर बाकी रह गई थी। लेकिन ये बात अभी भी वही की वही है। कार, लड़की और पानी, इन तीनों का आपस में क्या संबंध हो सकता है? सर डॉक्टर राजीव कह रहे थे कि इन तीनों चीजों का संबंध 3-4 साल पुराना है सर। मुझे तो लगता है कि ये तीनों चाबियां किसी ऐसे ताले की हैं जो दीपक के अतीत के दरवाजे पे लटका हुआ है सर। ये दीपक 3 साल पहले यहाँ आया था ना रहने के लिए, तो हो सकता है ये खूनी उसका कोई पुराना दुश्मन हो जो 3 साल से ढूंढ रहा था बदला लेने के लिए। और जैसे ही दीपक का एड्रेस मिला उसने ये आत्माओं का खेल खेलना शुरू कर दिया और मौका मिलते ही उसकी जान ले ली। उस आदमी का पता चला जिससे उसने घर खरीदा? मिला वो? सर, सेम मिस्टर गगन, दीपक को वो घर इन्होंने बेचा था। घर बेचना तो कोई जुर्म नहीं, फिर आप लोगों ने मुझे इस तरह से यहाँ क्यों बुलाया? मेरा घर था, मैंने बेच दिया। मिस्टर गगन, आपका घर था, आपने बेच दिया, ठीक है, लेकिन आपने जिसको घर बेचा था दीपक, आपको मालूम है उसका खून हो गया? खून? मगर किसने किया ये सब? उन्हीं आत्माओं ने जो दीपक को आपके घर पे दिखाई देती थी। क्या बकवास है ये? मेरे घर में कोई आत्माएं नहीं थी। दीपक के बारे में आप क्या जानते हैं? जी ज्यादा कुछ नहीं। जब उसने आपसे घर खरीदा था तो उसने बताया नहीं? वो कहां से आया है, कहां रहता था पहले? जी इतना तो मुझे याद नहीं, और शायद मैंने पूछा भी नहीं था,
क्योंकि उस समय मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैंने अपना पैसा लिया और चलता बना। कितने पैसे मिले थे आपको? अब छोड़िए ना साहब, ये सब जान के आपको क्या फायदा होगा। पेमेंट कैश में हुई थी या चेक से? चेक था 50 लाख रुपए का और थोड़ा बहुत कैश था। उस 50 लाख वाले चेक की डिटेल्स चाहिए हमें। ये है वो चेक नंबर AOP 09813। हमें इस चेक की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। ये चेक मिस्टर दीपक ने ही इशू किया था 3 साल पहले। लेकिन इतना सारा पैसा दीपक के पास आया कहाँ से? ये चेक इश्यू होने से 5 दिन पहले ही किसी ने ये पैसा उसके नाम ट्रांसफर किया था। मगर किसने? बेली का अकाउंट है, अकाउंट नंबर MKR 1097612। ये अकाउंट है किसके नाम पे? सर, अब ये तो आपको मनी मीडिया बैंक से ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट वहीं का था। हेलो, मैं इंस्पेक्टर काजल बोल रही हूँ CID से। जरा ये अकाउंट नंबर नोट करना, MKR 1097612। बता सकते हैं ये अकाउंट किसके नाम पे? या श्योर, आई विल वेट। व्हाट? क्या आपको पूरा यकीन है? ओके, थैंक यू। क्या होगा सर? ये अकाउंट भी दीपक के नाम पर है। क्या दीपक ने नया घर खरीदने के लिए अपने एक अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिया? इतना ही नहीं सर, इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते ही उसने अपना दिल्ली वाला अकाउंट बंद करवा दिया। ओह, अब समझ में आया। ये सारा का सारा चक्कर दीपक की पुरानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, इस मनी मीडिया बैंक से पता करते हैं कि ये दीपक दिल्ली में रहता कहां था। 3 साल पहले ये दीपक यहीं पे रहता था ना? जी हाँ, वो पेइंग गेस्ट था। कितने समय तक रहा हो यहाँ पे? यही कोई 6-7 साल से। क्यों, क्या किया उसने? किसी ने दीपक का खून कर दिया। What? ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको किसी पे शक है? जी नहीं, 3 साल से तो मैं उसके टच में ही नहीं हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। क्या दीपक ने आपको बताया कि वो मुंबई जा रहा है? जी नहीं, वो तो एक दिन अचानक ही गायब हो गया, बिना बताए चला गया। किस दिन की बात है? 13 नवंबर 2008। वो तो अपना सामान भी नहीं लेके गया और उस महीने का किराया भी नहीं दिया। उसका सामान देख सकते हैं हम लोग? जी नहीं, 1 साल तक मैंने इंतजार किया और फिर उसका सामान फेंक दिया। फिर कोई बात नहीं। जब दीपक यहाँ पे रह रहा था तब उसकी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? जी नहीं, दीपक तो बहुत अच्छा लड़का था। उसका कोई दोस्त आता था यहाँ उससे मिलने के लिए? जी हाँ, 2 दोस्त आते थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की? क्या ये वो लड़की है? जी नहीं, ये वो नहीं है। कौन है ये? इसका नाम तान्या। इसकी शादी दीपक से होने वाली थी, लेकिन शादी की रात ही दीपक का खून हो गया। वेरी सैड। अच्छा, आप दीपक के दोस्तों के बारे में कुछ बता रही थी? जी हाँ, उस लड़के का नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर लड़के का नाम वीर था। बड़ा ही बहादुर नाम है। उसके गायब होने से एक दिन पहले उन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। लड़ाई? किस बात पे? ये तो मैं नहीं जानती, पर उसके अगले ही दिन दीपक गायब हो गया और वीर भी दोबारा यहाँ नहीं आया। ये वीर रहता कहाँ है? क्या वीर मर चुका है? 3 साल पहले 12 नवंबर, वो मनहूस दिन जब मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। 12 नवंबर? उसकी मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से? इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक? हाँ, वो दीपक से मिलकर वापस घर आ रहा था। रास्ते में अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा, कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। वीर को कोई दिल की बीमारी, कोई स्ट्रेस वगैरह था? नहीं तो मरने के कुछ ही दिनों पहले तो हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया था, तब तो वो बिल्कुल ठीक था। वो ठीक था तो फिर अचानक हार्ट अटैक क्यों? सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। 12 नवंबर को दीपक और वीर का झगड़ा होता है और आते समय वीर का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर 13 नवंबर को दीपक बिना किसी को कुछ बताए बंबई भाग जाता है।
कहीं वीर के खून में इस दीपक का हाथ तो नहीं है? नहीं नहीं, दीपक तो वीर का बहुत अच्छा दोस्त था, बल्कि भाई से भी बढ़कर। उन दोनों का झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा? वीर ने तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा था। हाँ, कहता भी कैसे? इससे पहले कि वो घर पहुंचता उसका एक्सीडेंट हो गया और अगले ही दिन दीपक गायब हो गया। अच्छा, वीर और दीपक की एक और दोस्त थी, एक लड़की, मालूम है आपको? वीर तो लड़कियों से बात करने में भी शर्माता था, उसकी कोई लड़की दोस्त तो थी ही नहीं। आप जानती हैं इसे? जी नहीं। दीपक काम क्या करता था? रियल ग्रुप कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉय था। अरे तुझे पता है उस कपड़े की दुकान पर सेल लगी है? हाँ हाँ, अरे मत पूछ, हर तरह के कपड़ों पर सेल है। एक्सक्यूज मी? स्कर्ट, साड़ी, जीन्स, मेरा तो मन करा था पूरी दुकान खरीद लूं। सुरभि, इस सेल वाली दुकान की एड्रेस लो। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? काम के वक्त ऑफिस के फोन पर टाइम पास नहीं करना चाहिए। ये तुम कौन होती है समझाने वाली? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? प्लीज मैडम, सर से शिकायत मत करिएगा। मैनेजर कहाँ है? सर तो अपने केबिन में होंगे। सर, मैडम मैडम प्लीज मेरी बात तो सुनिए मैडम। अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर घुस गए? अब कौन है आप? सीआईडी। हाँ बोलिए। हम लोग दीपक कुमार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आए। कौन दीपक? लगता है आपके याददाश्त पे धूल जम गई है। कोई बात नहीं, धूल हम साफ कर देते हैं। 3 साल पहले दीपक कुमार आपके कंपनी में एक एम्प्लॉय था, कुछ याद है? ये। अरे आप इस दीपक की बात कर रहे हैं? ये तो दीपू है। बड़े अफसोस के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है कि किसी ने आपके दीपू का खून कर दिया। क्या? दीपू का खून हो गया? हाँ, और खूनी की तलाश में हम लोग यहाँ तक आए हैं। पर उसका खूनी आपको यहाँ कैसे मिल सकता है? दीपक के खून का राज उसके अतीत में है। देखिए, दीपक मेरा जूनियर था और मुझसे ज्यादा करीब से तो हितेश उसे जानता था। ये हितेश कौन है? हितेश दीपक का कॉलेज का फ्रेंड है। दोनों ने यहाँ पे साथ में ही नौकरी शुरू की थी। हितेश अभी भी यहाँ काम करता है? जी हाँ। बुलाओ। श्योर सर। सपना, हितेश को अंदर भेजो। सर आपने बुलाया? या हितेश, ये लोग सीआईडी से। दीपक का खून हो गया। क्या? दीपक का खून हो गया? संभालो। खून के बारे में सुन के अच्छे अच्छों की जुबान लड़खड़ाने लगती है। एक काम करो, पानी पियो। ठीक हो? हाँ सर। अच्छा, दीपक और तुम कॉलेज के दिनों के दोस्त हो ना? हाँ सर। दीपक की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, दीपक तो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था, उसका कोई दुश्मन नहीं सर। और वीर? उसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी सर, वो भी आज से 3 साल पहले। वीर और दीपक के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था ना? वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे सर। और इन दोनों दोस्तों के बीच कोई लड़की भी थी ना? कहीं आप दिव्या की बात तो नहीं कर रही? दिव्या? कौन है ये दिव्या? दीपक की गर्लफ्रेंड थी और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। कहीं वो ये तो नहीं? नहीं तो ये कौन है? तानिया, दीपक इससे शादी करने वाला था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? दीपक और दिव्या तो एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से चाहते थे और ये बात तो सबको पता थी सर। कमाल है सर, अगर दीपक दिव्या को चाहता था तो वो शादी तानिया से क्यों कर रहा था? दिव्या रहती कहाँ? जरा उसका एड्रेस है ना? शक्ति नगर में प्लॉट नंबर 82। दिव्या जी? मैं ही दिव्या हूँ। आप लोग बैंक से आए हैं? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई। सीआईडी? कोई सीरियस बात है क्या सर? वो
हम दीपक कुमार के बारे में बात करने आए हैं। अब जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसके बारे में बात करने से क्या मतलब? आप जानती है दीपक की मौत के बारे में? मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। आज भी उनकी यादों की अस्थियां मेरे आंसुओं के साथ बह रही। 3 साल हो गए उनकी मौत को। 3 साल? दीपक कुमार की मौत 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले? हाँ। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। आप दीपक कुमार की ही बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, हम इस दीपक कुमार की बात कर रहे हैं। हाँ, यही तो है मेरे दीपक, मेरे पति, जो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए। पति? एक्सीडेंट? ये सब चक्कर क्या है? दीपक की शादी तो तानिया से होने वाली थी 2 दिन पहले। देखिए, आप मेरे मरे हुए पति पर कीचड़ मत उछालिए। वो मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, ये दीपक की मौत कैसे हुई थी? 13 नवंबर 2008 की बात है। मैं ब्रिज पर खड़ी दीपक का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। अगले दिन उनकी गाड़ी नदी में मिली, लेकिन दीपक की लाश का कुछ पता नहीं चला। लाश इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो मरा ही नहीं था। 3 साल से वो मुंबई में था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर दीपक जिंदा थे तो वापस मेरे पास क्यों नहीं आए? इसका जवाब तो सिर्फ दीपक दे सकता था, पर अफसोस अब उस दुनिया में ही रहा। भगवान न जाने मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हैं। 3 सालों तक मैं दीपक के मौत के गम में जीती रही, और अब इस गम के ऊपर उन्होंने बेवफाई का बोझ भी डाल दिया। दीपक की लैंडलेडी बता रही थी कि वो बिना किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गया। दरअसल दीपक और मैं छिपकर ये शहर छोड़कर भागने वाले थे, इसीलिए मैं ब्रिज पर उस दिन दीपक का इंतजार कर रही थी। क्यों? शहर छोड़ के क्यों भागने वाले थे? दीपक और वीर ने बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए उधार लिए थे किसी से, लेकिन शेयर मार्केट क्रैश हो गया और सारे पैसे डूब गए। और वीर की मौत के बाद उधार चुकाने की सारी जिम्मेदारी दीपक के कंधों पर आ गई। तो तुम दोनों ने प्लान बनाया दिल्ली से भाग के एक नई जिंदगी शुरू करने का? हाँ सर, लेकिन दीपक पहुंचा ही नहीं। मैं रात भर ब्रिज पर उसका इंतजार करती रही। सच तो यह है कि दीपक अपनी नई जिंदगी के प्लान में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता था। उसने तुम्हारी जगह तानिया को दे दी। वो तानिया से 2 दिन पहले शादी करने वाला था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, आखिर कौन है ये तानिया? तानिया से भी आपको मिलवा देंगे, पर पहले ये बताइए कि ये दीपक कोई एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेता था? एंटी डिप्रेसेंट? हाँ, ये स्ट्रेस, तनाव, टेंशन दूर करने के लिए। नहीं, उन्होंने ऐसी कोई दवाइयां नहीं ली। अच्छा, एक बात बताइए, दीपक को कभी आत्माएं नजर आती थी? आत्माएं? व्हाट रबिश, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, दीपक कर रहा था मरने से 1 महीने पहले। क्या दीपक को कोई दिमागी बीमारी थी? मेरे दीपक पागल नहीं थे। देखिए, हमारे कहने का ये मतलब नहीं है। शायद दीपक को कभी सर पे कहीं चोट लगी हो। नहीं, कभी नहीं। वो बिल्कुल हेल्दी थे। हाँ, एक बार उनका दाहिना घुटना फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उनकी दवाइयों में कोई एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं थे। ठीक है, आप मुंबई चलने की तैयारी कीजिए। तानिया और उसके घर वालों को भी दीपक के अतीत के बारे में बताना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, मैं चलूंगी मुंबई। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसके लिए दीपक ने मुझे धोखा दिया। ये है दिव्या, दीपक की पहली वाइफ, और ये तान्या है, दीपक की होने वाली दूसरी वाइफ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए दीपक दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? झूठ बोल रही हो तुम। दीपक मेरे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 3.5 साल हो चुके हमारी शादी को। मैं तो उनकी विधवा की जिंदगी जी रही थी जब इन सीआईडी वालों ने आकर मुझे बताया कि दीपक जिंदा थे, और अभी 2 दिन पहले उनकी मौत। बंद करो अपने ये मगरमच्छ के आंसू। अगर दीपक की जिंदगी में कोई और लड़की होती तो वो मुझसे कभी नहीं छिपाते। छिपाया तो उसने बहुत कुछ है तानिया जी, वरना ऐसे क्या वजह थी
कि दीपक के अतीत के बारे में किसी को भी ठीक से पता नहीं है? मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर दीपक जिंदा थे तो मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि वो तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करते, समझी तू? अगर वो तुमसे प्यार करते तो इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाते। एक मिनट प्लीज, हमने आपको यहाँ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि हम दीपक के खूनी तक पहुंच सके। और वैसे भी दीपक ने आप दोनों को धोखा दिया है। हाँ, धोखा तो दिया है उन्होंने। मेरे सामने मरने का ड्रामा किया, नकली एक्सीडेंट करवाया, यहाँ तानिया के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाला था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस हाल में जी रही हूँ। मैंने भी एक पतिव्रता बीवी की तरह उसकी हमेशा सेवा की। जब उसका घुटना टूट गया था तो उसकी दिन रात सेवा की, उसे पैसे भी देती थी, और उसने मेरे साथ भी ऐसा की। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। उसने हम दोनों का दिल तोड़ा है और शायद इसी बात की सजा दी है उसे भगवान ने। आप दोनों को किसी पे शक है? कौन मार सकता है दीपक को? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप दीपक के कातिल को पकड़ लीजिए। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को दोबारा बुलाएंगे, प्लीज। दीपक तो कितना दोगला किस्म का इंसान निकला, एक साथ दो लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा था। हाँ सर, हो सकता है इसी पाप का गिल्ट जो उसके सामने आत्मा बन के आ रहा था। बेचारी तानिया, उसकी टांग टूटने पर 3 महीने तक उसकी सेवा करती रही। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है तानिया के लिए। एक मिनट। हाँ, एक बार उनका दाहिना घुटना फ्रैक्चर हुआ था। जब उसका घुटना टूट गया था तो उसकी दिन रात सेवा की। माय गॉड, क्या हुआ सर? खूनी का पता चल गया। सब हो रही दिव्या। दिव्या, मैंने क्या किया है? दीपक का खून किया तुमने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। दिव्या जी, दीपक का घुटना सिर्फ एक बार टूटा था, सिर्फ एक बार। हाँ तो तानिया को कैसे पता चला कि उसका घुटना टूटा हुआ है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसका घुटना 2 बार भी तो टूट सकता है। नहीं। अगर उसका घुटना 2 बार टूटा होता तो फॉरेंसिक से हमें पता चल जाता। उसका घुटना सिर्फ एक बार टूटा है, वो भी 1 साल पहले। और आप 3 साल से उसे मिली नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला है? सच तो ये है कि 3 साल से दीपक का पीछा कर रही थी। सब जानती है, दीपक को भी इसी ने मारा है। नहीं किया मैंने दीपक का खून। छोड़ दो मुझे। हाँ, हूँ मैं खूनी। मैंने ही मारा है दीपक और वीर को। मैंने ही मारा है उन दोनों को। 2 खून किए तुमने, और तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? क्यों होगा अफसोस मुझे? मैंने जिन्हें मारा वो भी कोई नेक इंसान नहीं थे, कोई भले इंसान नहीं थे, खूनी थे, खूनी। लेकिन उन दोनों ने किसका खून किया था? मेरा। तुम्हारा? ये उन दिनों की बात है जब दीपक, वीर और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दीपक ने मुझसे प्यार के झूठे वादे किए, शादी की कसमें खाई, और जब कॉलेज खत्म हुआ तो शादी से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और सुसाइड नोट में सारा इल्जाम उसके सर डाल दूंगी। ये तो पागलपन है। पागलपन ही सही, लेकिन मुझे दीपक चाहिए था, किसी भी कीमत पर चाहिए था, और इसलिए मैंने उसे डराने के लिए खुदकुशी का झूठा नाटक भी किया।
फिर दीपक बहुत घबरा गया। वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने वीर के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। उन दोनों ने मुझे गाड़ी में बिठाया, शादी का झांसा देकर, और मुझे ब्रिज पर लेकर गए। वहां दीपक ने मेरा गला दबाया, और जब मैं बेहोश हो गई तो वहां से उठाकर मुझे नदी में फेंक दिया। पर तुम मरी नहीं, बच गई। हाँ, भगवान का हाथ था मेरे सर पर, बचा लिया उन्होंने मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं दीपक और वीर दोनों की जिंदगी नर्क बना दूंगी। और तुमने आत्मा बन के दोनों को डराना शुरू कर दिया। हाँ, वीर को हार्ट अटैक आया क्योंकि उसने मुझे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा देखा। और तुमसे डर के दीपक भाग के यहाँ आ गया। हाँ, बहुत दिनों तक मैं उसे ढूंढती रही। फिर मुझे पता चला कि वो यहाँ है। मैं उसे ढूंढती हुई यहाँ आ गई और उसकी शादी में भी पहुंच गई। वहां वो मुझे देखकर बेहोश हो गया। और फिर जब तानिया कमरे से बाहर गई तो तुमने मौका देख के उसका खून कर दिया। क्या बात है बेटा? दीपक की तबीयत ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है डैड। दीपक को अभी तक होश नहीं आया है। नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ना, कल सुबह तक उनको होश आ जाएगा। आई होप सो डैड। तुम चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो, मैं दीपक जी के पास बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं डैड, आप रहने दीजिए। मैं बस वॉशरूम जा रही थी, बस मुझे 5 मिनट लगेंगे। ओके बेटा, ठीक है। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। लड़कियों के नाजुक दिलों से खेलने वाले का यही अंजाम होना चाहिए। अपने अंजाम की फिक्र करो। तो उन लोगों ने जो किया वो गलत था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। 2 खून किए हैं तुमने, अब जिंदगी भर आत्मा बनकर जेल में भटकती रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।